हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस नए एपिसोड में स्वागत है। आज के एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ब्लड अर्थात रक्त। तो रक्त को विस्तृत तरीके से जानने से पहले हम लोग थोड़ी सी बेसिक जानकारी जान लेते हैं। तो क्या है बेसिक जानकारी? सबसे पहले ये जान लेते हैं कि स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाती है। तो उसे कहते हैं हीमोसाइटोलॉजी। ठीक है, मैंने फर्स्ट पे ही लिखा हुआ है, क्या कहते हैं? रक्त का अध्ययन। इस तरीके से बोल लें या फिर स्टडी ऑफ ब्लड, तो इसे क्या कहते हैं? हीमोसाइटोलॉजी। सेकंड है रक्त का मापक यानी स्केल ऑफ ब्लड। ये क्या कहलाता है? इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हीमोसाइटोमीटर। दोनों का नाम सेम है लगभग में, क्योंकि जो स्टडी होती है तो उसमें हम लोग लास्ट में लॉजी लगा देते हैं, जैसे वाइलॉजी हो गया, इस तरीके से। तो इसमें क्या है? हीमोसाइटोलॉजी। ये भी आसान ही याद हो जाएगा। और यहाँ पे हीमोसाइटोमीटर, यहाँ तक तो सेम ही है, दोनों में देखना है ना, यहाँ तक तो लगभग में सेम ही है, नहीं 2 तक सेम है, यहाँ तक सेम ही है। तो दोनों रक्त से ही संबंधित है, इनका डिफरेंस सही से याद कर लें, नहीं तो कभी कभी बताना होगा हमें रक्त का अध्ययन और हम बता के आएंगे एग्जाम में रक्त का मापक। ठीक है, क्योंकि जो स्टडी होती है तो उसके लास्ट में लॉजी लगता है। तो क्या कहते हैं? रक्त का अध्ययन किसे कहते हैं? हीमोसाइटोलॉजी। मतलब रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? सो हीमोसाइटोलॉजी। और फिर रक्त का मापक क्या कहलाता है? हीमोसाइटोमीटर। फिर रक्त का पीएच कितना होता है? कभी कभी वन लाइनर में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें अक्सर। तो पीएच इसका मान होता है 7.4। फिर शरीर के कुल वजन का लगभग 7% ब्लड होता है। मतलब ये वेरी करेगा कि जिस व्यक्ति की बात हो रही है उसका वेट कितना है, जिसका जितना वेट है उसके अकॉर्डिंग ही उसका लगभग में 7% ब्लड होता है। सामान्य रूप से ऐसा होता है यदि उस व्यक्ति का शरीर स्वस्थ है तब। यदि स्वस्थ नहीं है तो कम भी हो सकता है। ठीक है, लगभग में 7%। और कभी कभी प्रश्न में इस तरीके से आ जाता है कि भाई एक मनुष्य के शरीर में ब्लड कितना होता है, मतलब आपको लीटर में बताना है। तो आप 7% अनुमान से निकाल सकते हैं। जैसे कि यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो उसका 60 kg वजन है, वेट है, तो उसका ब्लड कितना होगा? तो भाई 6 सत्ते 42, यानी लगभग में वही 4.5 kg के आसपास। ठीक है, यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हैं। फिर क्या है? रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। यहाँ से जरूर ध्यान रखें, यहाँ से। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्त कैसा है? एक संयोजी ऊतक होता है। अब देखते हैं जो ब्लड है उसमें कौन कौन सी चीजें पाई जाती है, कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो मेनली रक्त में 2 चीजें ही होती हैं, मुख्य रूप से मेनली कह रहा हूं मैं। ठीक है, क्या? एक तो प्लाज्मा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जो भी ब्लड होगा तो उसमें लगभग में 55% जो प्लाज्मा है वो पाया जाता है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ठीक है, 55% रक्त में प्लाज्मा पाया जाता है। और जो बच जाएगा वो रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, प्लाज्मा में अब देख लेते हैं क्या क्या होता है, आखिर में क्या क्या प्लाज्मा में पाया जाता है। तो क्या क्या होता है? जल होगा, प्रोटीन होगा, विटामिन और ग्लूकोज। देखिए जो ब्लड होता है तो उसमें हम लोग अगर दूर से उसे देखें, मतलब उस पर यदि अध्ययन नहीं किया है तो फिर लगेगा हाँ ये सब तरल पदार्थ ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तरल पदार्थ यानी लिक्विड के बजाय भी कुछ चीजें उसमें होती हैं जिन्हें कणिकाएं बोलते हैं। जो तरल पदार्थ होता है ना, उसका जो ब्लड कलर का होता है, मतलब जो तरल पदार्थ होता है, तो उसे ही प्लाज्मा बोला जाता है। और उसके अतिरिक्त में जो अन्य तत्व होते हैं उसमें, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रक्त कणिकाएं बोलते हैं उसे। ठीक है, रक्त मतलब ब्लड को ही रक्त हिंदी में बोला जाता है। और कणिकाओं को नीचे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है? तो 2 पार्ट्स की कणिकाएं होती हैं, मतलब 2 टाइप्स की कणिकाएं होती है, पार्ट्स नहीं 2 टाइप्स की, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। सो जो कैसा होता है ब्लड?
मतलब ब्लड में जो तरल रूप में जो तत्व होते हैं उसे प्लाज्मा कहते हैं। और वो कितना होता है, तो ब्लड का 55% प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है, तो जल, प्रोटीन, विटामिन और ग्लूकोज। यहाँ पे देख लेते हैं रक्त कणिकाएं। इन्हें हम 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे, या बोलने फिर 2 टाइप्स की ये होती हैं। कौन कौन सी, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। आरबीसी को एक बार यहाँ पे मैंने इनकी फुल फॉर्म भी लिखी है, देख लें यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि नीचे जो मैं बताऊंगा उसमें सिर्फ आरबीसी ही बोलूंगा। तो क्या है आरबीसी की फुल फॉर्म, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। और डब्ल्यूबीसी की क्या है, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। हिंदी में बोले तो इन्हें बोला जाता है लाल रक्त कणिकाएं, और व्हाइट मीन्स पता ही है सफेद सफेद रक्त कणिकाएं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं, अब देख लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा जानना है ही नहीं, यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं। जो प्रश्न बनते हैं वो डब्ल्यूबीसी से बनते हैं और आरबीसी से बनते हैं। तो आरबीसी को देख लेते हैं। आरबीसी को अभी बताया, यहाँ पे क्या कहते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स या लाल रक्त कणिकाएं। इसके वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इक्जिथ्रोसाइट। ठीक है, क्या बोलते हैं, इक्जिथ्रोसाइट, यहाँ पे बाई है, ये वैज्ञानिक अध्ययन इसका है। अब यहाँ से जान लेते हैं, यहाँ से जो जानकारी है वो बहुत ही ज्यादा, मतलब जो भी फैक्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो जो 2 अंग हैं यानी अस्थिमज्जा और यकृत में आरबीसी का निर्माण होता है। फिर इनका जीवन काल कितना होता है, मतलब जो आरबीसी है वो कितने समय तक अपना कार्य करती हैं और उसके बाद में वो डेड हो जाती हैं, मर जाती हैं। तो लगभग में ये 120 दिनों तक अपना कार्य करेंगी, यानी ये सक्रिय रहती हैं, और उसके बाद में ये डेड हो जाती हैं, मर जाती हैं, मतलब अपना कार्य करना छोड़ देती हैं, या फिर कह लें कि प्रॉपरली ये अपना कार्य नहीं कर पाती हैं। तो क्या है, जब ये डेड हो जाएंगी, मर जाएंगी, तो फिर यहाँ से ये चली जाती हैं, कहाँ से भाई, निर्माण इनका यहाँ पे होता है ना अस्थिमज्जा और यकृत में। फिर ये मर जाएंगी तो ये चली जाएंगी प्लीहा में। प्लीहा भी क्या है, एक बॉडी का पार्ट है। प्लीहा में ये चली जाती हैं। इसीलिए आपने अक्सर सुना होगा कि प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है। और एक तो ये फैक्ट यहाँ से मिल गया कि भाई शरीर का जो ब्लड बैंक है वो कौन सा पार्ट कहलाता है, तो प्लीहा को बोला जाता है। फिर यहाँ पे आ जाते हैं कि जो प्लीहा है उसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। तो प्लीहा के बारे में 2 फैक्ट याद रखने हैं, एक शरीर का उसे ब्लड बैंक कहा जाता है, बॉडी ऑफ ब्लड बैंक, और सेकेंड आरबीसी का उसे कब्रिस्तान कहा जाता है। कब्रिस्तान क्यों कहा जाता है, तो यहाँ पे मैंने बता दिया है, क्योंकि जब जो आरबीसी होती हैं 120 दिन से अधिक दिनों तक की हो जाती हैं, तब वो मर जाती हैं, मृत प्राय हो जाती हैं, उसके बाद में वो प्लीहा में चली जाती हैं। इसीलिए प्लीहा को क्या कहा जाता है, कब्रिस्तान कहा जाता है। फिर यहाँ से देखते हैं आरबीसी का काम क्या होता है। भाई आरबीसी इतनी इम्पोर्टेंट है तो फिर इसका काम क्या है, इसका काम है जो हमारा शरीर है, शरीर के जो विभिन्न अंग हैं उनमें ऑक्सीजन को ले जाना होता है। कभी कभी देखा होगा, इस जो भी हमारा बॉडी पार्ट्स है, आपकी फिंगर्स हो सकती हैं या कोई भी हिस्सा हो सकता है, वो लूज हो जाता है ना, तो मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं जा रही है ब्लड के साथ में। तो वो किसका काम होता है, आरबीसी का काम होता है कि वो ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाए। ये इसका काम हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं, सामान्य रूप में आरबीसी में कोई केंद्रक नहीं होता है। सामान्य रूप में, सामान्यतया कोई केंद्रक नहीं होता है, लेकिन एक जानवर ऐसा भी है उसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस इंग्लिश में बोलते हैं। उस जानवर का नाम है ऊंट। ये अपवाद ना आप वेरी इंपॉर्टेंट समझिए, क्योंकि अपवाद बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ये अपवाद ही तो हुआ। फिर सामान्य रूप में आरबीसी में कोई भी केंद्रक नहीं होता है, लेकिन जो ऊंट है, ऊंट के आरबीसी में केंद्रक होता है। ठीक है, यहाँ से
ऊंट को जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ऊंट से एक फैक्ट नहीं, समथिंग में 2 फैक्ट बनेंगे। और एक यहाँ से जो ऊंट का आरबीसी होता है वो सबसे ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा बड़ा होता है। तो यहाँ से ऊंट को आप निश्चित तौर पे ध्यान रखें। सबसे छोटा किसका होता है? तो सबसे छोटा होता है हिरण का, ठीक है। कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि आरबीसी का रंग जो है वो लाल होता है, क्यों होता है, यानी किसके कारण होता है? तो वो हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी का रंग है वो लाल होता है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब आगे और भी अभी कुछ फैक्ट आरबीसी के छूट रहे हैं, और उसके बाद में डब्ल्यूबीसी की भी, अभी डब्ल्यूसी तो पूरा ही बचा हुआ है, तो दो के बारे में अभी और बताना है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, मनुष्य में आरबीसी की संख्या लगभग में 4 से 5 लाख होती है। तो इसकी संख्या भी ध्यान रखनी है। मनुष्य में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? तो 4 से 5 लाख, ठीक है, ये ध्यान रखनी है। फिर कभी कभी ऐसे आ जाता है जब मानव ऊंचे स्थानों पे जाता है, जैसे कि पहाड़, तो वहां पे क्या होता है कि आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। ध्यान रखना, उसकी संख्या और भार दोनों ही बढ़ जाते हैं। क्या? दोनों ही बढ़ जाते हैं जब मनुष्य ऊंचे स्थान पे जाता है, जैसे कि पहाड़ वगैरह हो गया वहां पे। फिर देख लेते हैं डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, यानी सफेद रक्त कणिकाएं। इनका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इनका वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोसाइट, इसे भी ध्यान रखें। और फिर इसकी संख्या कितनी है? 70 से 90 हजार, लगभग में 70 से 90 हजार इसकी संख्या होती है। ये मेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कई बार आ चुका है। शरीर का सिपाही किसे कहा जाता है? तो ये डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है, ठीक है। आरबीसी मत कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी इसका सही आंसर होगा। अब ब्लड से संबंधित कुछ फैक्ट छूट रहे थे, तो वो भी मैंने यहाँ पे नोट किए हुए हैं। क्या क्या है? जो कृत्रिम रक्त होता है उसे क्या कहते हैं? फ्लोरोकार्बन, ठीक है, यहाँ से ये ध्यान रखें। फ्लोरोकार्बन क्या है? कृत्रिम रक्त है। एक तो होता है प्राकृतिक रक्त जो हमारे शरीर में बनता है, लेकिन एक कृत्रिम रक्त भी होता है। फिर रक्त का थक्का बनने में सहायक, इसका मतलब क्या है? जब हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में चोट लग जाती है, किसी के द्वारा भी, जैसे मान लिया कोई हथियार ही लग जाता है या फिर किसी प्रकार से एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो यदि वहां पे घाव हो जाता है तो खून जो है, मतलब रक्त जो है, ब्लड वो बहने लगता है। और किसी का ब्लड जो है बहुत सा गाढ़ा होता है, तो क्या होता है? उसका ब्लड अधिक समय तक बहता नहीं है, जम जाता है। थक्का बनने का मतलब है जम जाना, यहाँ पे तो जम जाता है, तो जो खून है यानी जो रक्त है वो शरीर से बाहर नहीं निकलता है, तो इससे फायदा होता है। तो इसमें कौन कौन सी प्रोटीन है जो कि सहायक होती हैं रक्त को थक्का बनाने में? कौन कौन सी है? फिब्रिन है और थ्रोम्बिन है। 2 है, ये क्या है? ये प्रोटीन है, ठीक है, क्योंकि रक्त को थक्का बनाने में सहायता करती हैं। थर्ड क्या है? थर्ड है हिपैरिन प्रोटीन को, माफी चाहूंगा, थर्ड क्वेश्चन यहाँ से देखो, ये तो 2 जो प्रोटीन है, ये तो रक्त शरीर में जो रक्त कभी बहता है तो उसको थक्का बनाने में सहायता करती हैं। लेकिन एक प्रोटीन ऐसी भी है, ये शरीर में है, तो ये रक्त का थक्का बनने से रोक देती है कभी कभी, तो ये ज्यादा हानिकारक होगी, है ना। हानिकारक कौन सी होगी? क्योंकि ये तो सही है भाई, कभी ऐसा चांस आ जाता है, भगवान ना करे ऐसा चांस आए कि किसी के शरीर से ब्लड निकल रहा है, तो ये तो सहायक है भाई, ये तो थक्का बना देंगे ना ब्लड का, तो ब्लड बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन ये हानिकारक हो जाएगी। क्यों? यदि ये शरीर में है तो ये तो भाई रोकेगी ही नहीं, मतलब थक्का बनने से रोक देगी, तो जो ब्लड है वो बाहर निकल जाएगा शरीर के, तो इसे ध्यान रखें। फिर एक कॉकरोच होता है, उसके ब्लड का कलर कैसा होता है? उसके रक्त का कलर कैसा होता है? तो व्हाइट कलर होता है। ये क्वेश्चन आया था शायद पीसीएस में। फिर ऑक्टोपस रक्त, मतलब ऑक्टोपस होता है, तो उसका रक्त किस कलर का होता है? तो बैंगनी या फिर नीला, ठीक है, क्योंकि बैंगन का रंग कैसा होता है? नीला ही होता है।
बैंगनी आ जाए फिर भी सही है, बैंगनी नहीं है, नीला देता है ऑप्शन में तो नीला भी सही होगा। फिर रक्त का वर्गीकरण देख लेते हैं। सामान्य रूप में रक्त का वर्गीकरण कितने पार्ट्स में किया गया है? 4 पार्ट्स में, ए बी, ए बी और ओ। तो जिसमें से जो ओ है वो सर्वदाता है। सर्वदाता का मतलब क्या है? यानी जिसका ब्लड ग्रुप ओ है तो वो सभी को अपना ब्लड दे सकता है, डोनेट कर सकता है। और ए बी, इसे सर्वग्राही कहा जाता है। सर्वग्राही का मतलब क्या होता है? मतलब जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है तो वो हर किसी ब्लड को ले सकता है, हर किसी के ब्लड को ले सकता है। हाँ, इसका मतलब यहाँ पे यही होगा। ये आपका कोई भी डाउट या कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं।